बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, भारत के अंदर अभी तक कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन वाक़यात कलकत्ता के अंदर पेश आए, जहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों के इमलाक पर बम फेंके, उनको जलाया और उसके जवाब में जब कार्रवाई की पुलिस ने और उसके ऊपर हमलावर हुए। एक मुस्तकिल सिलसिला है जो मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर जारी है। दूसरी जानब हमारे स्टार शाहिद आफरीदी ने मोदी सरकार के खिलाफ बयान क्या दिया कि भारत के अंदर आग लगी हुई है। वही उनके स्टार प्लेयर जो साल शाहिद खान आफरीदी के साथ खेलते रहे, उनके साथ उनकी दोस्तियां रहीं, आज उनको अनफ्रेंड कर रहे हैं और एक गालम गलोच का एक सिलसिला है जो जारी है। इस पर भी हम करेंगे बात और बलोचिस्तान में पेश आने वाले ताज़ा वाक़यात का भी जिक्र करेंगे कि आज 7 हमारे पाक फ़ौज के अहलकार जाम शहादत नोश करके एक बारूदी सुरंग टकराने से उनकी शहादत हुई। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी कुव्वतें हैं जो एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहरिक हो चुकी हैं, और प्रोग्राम में मिशन निसार का भी जिक्र होगा। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब कलकत्ता के अंदर वाक़या पेश आया और जो वीडियोज़ हम अभी प्रोग्राम में दिखाएंगे भी, वो देख के अंदाज़ा होता है कि कितने हालात ख़राब। देखिए, ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल और असम का जो इलाका है ना, और ये पूरा इलाका बांग्लादेश बनने से पहले हमारे बंगाली भाइयों को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, अब भी लगता है? अब तो नहीं लगता ना। अब तो सारे के सारे बेसिकली तो मुसलमान वही आबाद हुए वहाँ पर आकर, वहाँ से हिजरत करके आए, कुछ वहाँ पर पुराने रहे थे। अब अगर वीडियोस को देख लें ताकि लोगों को एक इम्पैक्ट टाइप पर उस पर गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिखाएं जी, जरा वीडियो दिखाएं, जरा हमारे कौम भी देखे कि वहाँ हो क्या रहा है। To you from Telinipara, which is in the Hooghly district of West Bengal. Over here, what you can see behind me is destruction that has been caused due to violence that started here on the 10th of May. Now, this is communal clashes, the focal point of which, the epicenter of which, what we are getting to hear, was the fact that Muslim people in this area might have tested COVID positive. This resulted in a widespread violence that spread between the Hindu community and the Muslim community, which have been living here for years, mind you, in harmony. But what exactly happened? What led to all of this destruction? This is the entry to the Telinipara area. A little ahead is what we call a Muslim basti. Now, the Muslim families here say that since the coronavirus outbreak, and especially since the news of the Tablighi Jamaat broke, they have been subjected to constant stigmatization from people of other communities who are living around this area. In a way, what happened here over the last 3 days is a manifestation of the stigma that the community has been facing over the last many months. अपनी बहन के साथ बाजार करने गए थे तो पीछे से कोई टोन मारा कि देखो देखो कोरोना आ गया। तो हम लोग ताक के देखे, भाग गया लोग। रमजान का सामान लेने जा रहे हैं, टाँती पड़ जा रहे थे सामान लेने, तो वहाँ पे ताना मारा लोग, ऐ कैरी बैग मत देना इसको, हम लोग किस पे सामान ले जाएंगे। कैरी बैग देता था ना, उसको रोक दिया। मियाँ के दुकान पे एकदम जाना मत, उस पर कोरोना है, लेके आएगा तुमको अपना इलाका से निकाल देंगे। वो बंगाली को बोल रही। अच्छा, ये जब से दिल्ली से जो दिल्ली में हुआ है तबलीगी जमात वाले से, तब से ये सारा मुसलमान को कोरोना कह रहे हैं। लॉकडाउन को वैसे शादी रोक दिया गया था। मेरी बहन की शादी नहीं होती, लॉकडाउन से पहले ही होता, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से डेट बढ़ा दिया गया। कोई नहीं आ पा रहा था दूर का मेहमान, तो सारा पैसा गहना गुड़िया सब इसी में रखा हुआ था। कितना पैसा था? 1 लाख रुपया था कैश। पूरा जल गया? पूरा 1 जल गया, और जितना गहना था वो तो आज तक मिला ही नहीं। করোনা 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 নিয়ে খেলা হচ্ছে। আমাদের এখানে ইমাম সাহেব মসজিদ দুজনকে বলা হয়েছিল কি নামাজ পড়তে একজন যাবেন, একজন আজান দিতে যাবেন। এটা এখানকার যে প্রশাসন ছিল উনিও বললেন কি 2জন করে আপনি নামাজ পড়তে যেতে পারবেন। যে জোর করে ওরা মানে সকাল হোক বিকাল হোক যখন ওরা যাচ্ছে, ওরা আবার বলছে যে করোনা আসছে অমুক তমুক। উনি একটা বিহাইন্ড লোক, উনি দেখতে পারেন না, বুঝেছেন? উনায় ধরে বলছেন, উনি আবার চিনতে পাচ্ছেন না। তাও আবার এসে আমাদের বলা হয়েছে কি দেখুন না, আমি যখন ওই দিক থেকে যাচ্ছি, যে মুয়াজ্জিন সাহেব ছিলেন উনি বলছেন, তখন থেকে আমাদের উপরে টর্চার হচ্ছে। র্যাকেট লাগালো ওরা কি আমরা তোমাদেরকে এখান থেকে যেতে দেবো না, তোমরা করোনা আছো, ব্যাস এই বলে ঝামেলাটা বেড়েছে। এত বড় এই বিল্ডিং থেকে সব তুলে তুলে কিরাসিন তেল পেট্রোল সব ফেলে, কাপড় জামা ফেলে, এ দেখুন গরিব মানুষকে এরকম করে মানে মানে বিরক্ত করেছে। काला बम मार दिया। अच्छा, तो हम बोले अब क्या करें,
अब भागो नहीं तिरु मारो, हम तो पूरा मियाँ को यहाँ भगाएंगे, हम ये गुजरात करेंगे, ऐसे बोल रहे हम लोग। 20 लीटर का पेट्रोल लग रहा पानी दहा रहा है, ढाल रहा है, मेरा बदन पर भिजा दिया था पेट्रोल से। हम भागे हैं, जितना पलंग था हमारे तक एक सुई तक नहीं बचा मेरे घर। আর কি করি মা, এই যে মারামারি করছে তো, ইট কোট ফেলছে তো, পালাচ্ছি, পালাতে পারছি না, পালাতে ভেঙে গেছে, ভেঙে গেছে, চলতে পারছে না একদম। আর কি করবো মা, আমার বাচ্চা কোনো সব এরকম ওরকম পড়ে আছে, কেউ খাবার নেই, কিছু নেই, যেখানে রান্না করবে, যেখানে থাকবে, কেউ আছে নেই, বাচ্চার খিদে পেরেছে, সব রোজা বুক আছে, খেতে পারছে না। जी और ये सब ये खौफनाक किस्म की वीडियो। आंसू हैं, तूफान है, आग है, जले हुए घर हैं। मतलब दुनिया की किसी भी मिनॉरिटी पे इतना मुस्तकिल जुल्म नहीं हुआ जितना इंडिया के अंदर हो रहा है। उसकी 2-3 बड़ी अजीब अगरीब वजूहात हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पता नहीं क्यों नहीं समझ रही। फ़लस्तीन है ना, वो लोग आए, आकर उन्होंने कब्जा किया, ज़मीन ली, सब कुछ किया, कुछ को धकेल दिया, कुछ को वहाँ रख लिया, सारा कुछ जो वहाँ पर मौजूद हैं, और साथ अपनी दीवार भी खड़ी कर ली। आप भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। बाकी जितने भी मुल्क हैं दुनिया के अंदर, खब वो इंग्लैंड के अंदर मुसलमान रह रहे हों या रवांडा के अंदर रह रहे हो, किसी और जगह भी रह रहे हैं, एक 70 साल की कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ एलियनेशन कहीं पर नहीं जितनी इंडिया के अंदर है। आप अंदाजा करें कि ये जितने मुसलमान वहाँ पर रहे थे, वो इस नारे पर रहे थे कि हम हिंदू मुसलमान जो हैं वो मिलकर एक सेकुलर स्टेट बनाएंगे। ये लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म का चेहरा है। कोई अगर कोई कहता है बकवास करता है, ये हिंदू का चेहरा है। क्योंकि 70 साल पहले अबुल कलाम आजाद ने जब इंडिया बनाया था, वो इस नाम पे, वरना मुसलमान वहां कोई कौन मुसलमान था जिसको जो कब दिखाया जाता कि या हिंदू तुम्हारी गर्दन काटेगा, वो वहां रह जाता। वो सारे जब 10 लाख जहां से जिद करके आते थे, बाकी भी वहां से 1 करोड़ के करीब वहां से भी जिद करके आ जाते। लेकिन पाकिस्तान का जो लोग बैठे हुए 70 साल, वो हमेशा वहां के गुन गाते रहे, वहां की मूवीज को प्रेफर करते रहे, वहां के जैसे लोगों के प्यार को और मोहब्बत की यहाँ पर मामले क्या करते रहे। ये बॉर्डर हमारे पास सिर्फ 20 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर का बॉर्डर है, जिसके ऊपर खड़े होकर दिए जलाए जाते थे, और जिसके ऊपर खड़े हुए गुलदस्तों के हाथ पहनाए जाते थे, और पता नहीं क्या क्या क्या। और वहाँ से पूरा का पूरा काफिला आता था, यहाँ से काफिला जाता था, वहाँ से गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, यहाँ से गीत गाए जाते थे। वो रात को फारग होते थे, सुबह सवेरे दोनों तरफ से जब उस वक्त वो रात के वक्त परचम उतारे जाते थे, चीजें वापस हो जाती थी। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हिंदू ने मुसलमान को इस सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया पहले दिन से। जब तक यहाँ पर हुक्मरानी रही, उस वक्त तक अपने आराम से बैठा रहा। लेकिन हुक्मरानी के भी आखिर में बालाजी बाजीराव की जो बड़ी मूवमेंट है, औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद वो शुरू हुई, और उसने शाह आलम सानी की हुकूमत जो थी उसको बिल्कुल सराउंड करके रख दिया। और उसकी बेसिक वजह यही थी, यही ख्वाब हमें दिखाए गए थे कि हम इस मुल्क के अंदर एक ही बासी हैं, ये ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन पे जो रहता है इस धरती माँ का बेटा। वो कहता बेटा नहीं मानते। अब देखिए, पहली दफ़ा हुआ है कि किसी बीमारी के, और वो भी पेंडेमिक के हवाले से, किसी कौम को ख़ास तौर पर मलाइन किया जाए। अब मुसलमान जहाँ से गुजरता है वो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। उस कोरोना आ गया के साथ बच्चे पीछे चल पड़ते हैं। आप खुद देखें, 70-70 साल के, 90-90 साल के बूढ़ों को जिस तरह मारा गया है, और जिस तरह उनके साथ तशद्दुद किया गया है, और जिस तरह, और ये तो बंगाल का जो इलाका है, इस इलाके के अंदर मुसलमान, हुगली का इलाका, मुसलमान बहुत अरसे से रह रहे हैं, और बंगाल के अंदर अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की। और बंगाली अपने आप को हमेशा से इंडिया से अलग रखे थे। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जीतती होती थी। यानी बंगाली वो हैं कि जो हिंदू नेशनलिज्म के मुकम्मल तौर पे खिलाफ हैं, जो कांग्रेस की सेकुलरिज्म के भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म भी तबाह करती है, कांग्रेस की ये भी तबाह करती है, हम यहाँ पर बेसिकली मजदूर की बादशाही लेके आएंगे, हम तो यहाँ के कम्युनिस्ट रूल के लोग हैं। लेकिन देखें, इस वक्त उनके अंदर एक हिंदू नेशनलिज्म जागता है और हिंदू का तासुब जागता है, तो घर मुसलमान का उजड़ता है। अब ये मुसलमान अकलियत में होने के बावजूद 25 करोड़ तो हैं। इस 25 करोड़ के अंदर इतना भी दम नहीं रहने दिया गया कि वो पलट के जवाब दे सके। वरना 25 करोड़ इतनी बड़ी आबादी है कि नाक में दम कर दे। मैं सही कहता हूं, ये 25 करोड़ में से अगर 1 करोड़ भी रिटेलिएट करने लग जाए तो बाकी आबादी तो
खामोश होती है, बाकी आबादी तो बड़े बड़े घरों में रह रही होती है। ये लिए मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर इस तरह का कर दिया गया था, जिसका और ये मैं आज समझता हूँ कि उन्होंने 70 साल जो कश्मीर के मुसलमानों के जुल्म के ऊपर खामोशी इख्तियार की है, उसकी सजा तो नहीं मिली? उसकी सजा मिली। मैं आपको बताऊं, नाम नहीं लेते थे कश्मीर का, कि हमारे लिए मुश्किल हो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं उस दिन बता रहा था एक जगह पे कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो थे, गुलाम मुस्तफ़ा मलिक जो थे, वो दर्स दे रहे थे मस्जिद नबी में बैठ के, और दर्स के दौरान जहाद का दर्स शुरू हुआ तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान वो खड़े हो गए कि आप इस तरह की बातें करते हैं, आप हमें इस तरह का कुरान सुनाते हैं, हमारे लिए इंडिया में मसला हो जाता है, हम वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए अब मसला हो गया। आप सोच सकते कि केरला जैसा इलाका जो है, जहाँ ये अक्सरियत में है, सबसे पहले जो है लव जिहाद के खिलाफ तहरीक वहीं से चली कि हम इसको ठीक कर लेंगे। वो दो एक बंदे जो बोल लेते हैं, वो दो बंदे कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि साउथ जो है वैसे ही उसका अपना एक हिंदुत्व का तस्वर है, उसका अपना, वो समझते नहीं कि नीचे का इलाका हमारा है, इसके अंदर हम बिल्कुल हमारे, उनके देवी देवता तक अलग है। आप खुद सोचें कि वहां पर एक पता नहीं क्या बाबा साहब है कि कौन साहब है, मुसलमान थे, वो छोड़ छाड़ के तो अपना उसमें चले गए, उसकी पूजा होती है, और सबसे ज्यादा उसकी बाबा साईं की पूजा, बाबा साईं की। तो बाबा साईं की पूजा, इतनी मोटी मोटी किताबें में वहां गया तो मुझे इतनी मोटी मोटी किताबें नजदीक, हम बाबा साईं को मानते हैं। क्यों मानते हो? वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो भगवान का पता नहीं अवतार है कि क्या है, क्या चीज। तो वो यहाँ के जो यूपी का हिंदुइज्म है उसको नहीं मानते, लेकिन मुसलमान के वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, वहां भी हैदराबाद दक्कन हो या कोई हो, वहां पर भी हालत वही है। और ये ऐसी चीज है कि जो आपको रहने नहीं देगी किसी तौर पर भी, जब तक आप इसका फैसला नहीं कर पाते। और मैं तो समझता हूँ कि इसका फैसला ग़ज़वा हिंद में होना है, और आखिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, उसके अंदर मुसलमानों ने जीतना है और सब कुछ होना है। लेकिन उस ग़ज़वा हिंद से पहले जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडिया का टीवी रोज चीखता है, हम तुम्हारे इलाके में ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे इलाके में ये कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान वालों ने मुंह में क्या डाला? घुंघनियां डाली हुई हैं। टेम्परेचर बता रहे हैं आजकल गिलगित नहीं, उन्होंने खड़े होकर कहा बलूचिस्तान के बारे से खुलकर उन्होंने खुल के बोलते हैं कि हम ये करते हैं, हम नहीं कहते। नहीं, आज हमने बयान दिया है, दफ्तर खारजा ने बयान दिया, वज़ीर खारजा ने बयान दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने यही कहा कि जो दुश्मन कुव्वतें मुत्तहिद हो गई हमारे खिलाफ। फिर ये तो है कि दुश्मन कुव्वतें दो तरफ से मुत्तहिद हुई। एक वो मुत्तहिद हुई है अफगानिस्तान के अंदर। देखिए, आज जो बलूचिस्तान का वाकया हुआ है ना जी, 7 एहलकार शहीद हुए, 2 जगह से हुआ है, और बलूचिस्तान की डायनामिक्स को अगर समझना हो तो दोनों अलग इंसिडेंट के तौर पे लेना पड़ेगा। जो इलाका हुआ है पीर गैब का इलाका जो है, ये पीर गैब का इलाका है। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले शिनाख्ती कार्ड देख के सर काटे गए थे इस इलाके। पीर गैब एक आबशार है जहाँ पानी गर्म आता है ऊपर से, और उस सारी सिचुएशन के अंदर वो सर काटे गए थे। तो ये जो इलाका है, पीर गैब का जो इलाका है, ये इलाका आता है कोयटा से सिब्बी के दरमियान जो रास्ता है, ये है बोलान पास का इलाका। ये सारा पहाड़ी इलाका है, और इस पहाड़ी इलाके के अंदर सिब्बी से चलते हैं जब आप, तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं जब, तो उसका पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मच का इलाका था जहाँ मच जेल थी। ये मच, और उससे पहले एक और जगह जिसको बीबी नानी कहते हैं, उसके पास पीर गैब का इलाका, यहाँ पानी गायब हो जाता है। 6 MGD पानी जो जमीन के अंदर चला जाता है, इसको इसलिए पीर गैब कहते हैं, उसने पानी गायब कर दिया था। तो इस जगह पे ये FC की चेक पोस्ट पे हमला हुआ है। ये पीर गैब की चेक पोस्ट, वहां पर उनके FC की चेक पोस्ट है, और इस चेक पोस्ट पे का मतलब यह है कि ये बरोही इलाका है, ये बलोच इलाका नहीं है। बरोही यहाँ पे कुर्द रहते हैं, यहाँ पे सतकजई रहते हैं, यहाँ पे और कुछ इस तरह के छोटे छोटे ट्राइब रहते हैं, लेकिन इनका एक रास्ता बीच में से 2 तरफ जाता है। एक रास्ता इसका निकलता है, वो जाता है, वो कल्लात को जाकर मिलता है, वो बरोही इलाका है। लेकिन दूसरा इलाका जो है इस मच के रास्ते जाके वो मरियों के इलाके के अंदर जाके निकलता है। ठीक है, खैरबश मरी के इलाके में जाके। अमूमन हमारे यहाँ इस वक्त ये एक्टिव होना, ये जो है देखें उस्मान साहब, ये जो IED लगाना ना, ये कोई मसला ही नहीं है। बलूचिस्तान में मेरा ख्याल थोड़ी सा रिलैक्स कर लिया था, वरना अगर IED लगा के, ये बुज़दिलों का काम होता है IED लगाना, जहाँ नीचे बम बांध कर लगा के चले गए तुम, उसके बाद तुम भाग गए और उड़ गए। देखिए, ये मुकाबले पे आकर तो फाइट नहीं की। दूसरा इलाका जो है वो मंद का इलाका है। अब मंद में ईरान के बगैर, ईरान के इन्फ्लुएंस के बगैर
वहाँ कार्रवाई नहीं हो सकती। और वो जो अभी रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा भी है कि वहाँ तुम अपने इंडियन जो है उसको बंद करो, क्योंकि ईरान इस वक्त जो समझ रहा है कि इस वक्त पूरी जो अफगानिस्तान की जो गेम उलट रही है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो अगर हम इसके अफगानिस्तान के बाउंड्रीज में पीस खत्म कर दें तो हम अफगानिस्तान की गेम ठीक कर सकते हैं, और तालिबान समझ रहे हैं इस बात को। इसीलिए आप देखें कि तालिबान के इन्फ्लुएंस वाले इलाके में कुछ नहीं हो रहा, ना शुमाली वजीरिस्तान में हो रहा है, ना जनूबी वजीरिस्तान में हो रहा है, ना किसी और जगह, वहाँ ज्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वहाँ पर सारे पख्तिका में बाकी जगह पे कुनर में भी उन्होंने आउट कर दिया। बलूचिस्तान में चूंकि ईरानियन बॉर्डर है, मान का इलाका जो है उसमें अफगानिस्तान नहीं लगता, जो कहते हैं अफगानिस्तान में झूठ बोलते हैं, वहाँ ईरान लगता है। और ईरान के अंदर बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों के ट्रेनिंग कैंप्स थे, हैं और रहते रहे हैं। अच्छा। ये हर बंदे को पुतला है कि वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान के गम बोले या ना बोले अपनी मर्जी है, बोलना चाहिए। और बल्कि इमरान खान साहब को अपने जो 4-5 ऐसे क्रोनीज हैं उनके बयान दिलवाने चाहिए, ताकि पता चले ईरान को भी कि जिनकी मोहब्बत में वो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट करता है उससे उसको चाहिए कि रुके थोड़ा सा। लेकिन बहरहाल ये एक सूरत हाल है, इस पर हम अगले टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो सारा अगला मिला के बनेगा कश्मीर का सारा कुछ। हाँ, कश्मीर का भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर का, कि जहां आज भारत ने अपना मंसूबा जो है उस पर अमल दरामद कर दिया और डोमिसाइल वाला कानून आज से तब्दील हो गया, उस पर कश्मीरी क्या राय रखते हैं और क्या मंजरनामा तश्कील पाने वाला, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नजरों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहां से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। वेल डन अफरीदी, वेल डन, यही होना चाहिए। लेकिन अब कश्मीरी अवाम शायद बयानात की बजाय अब कोई और तवक्को रख रहे हैं कि उनको कोई बचाने आए। और ये साहब, ये वो बयान है अफरीदी का कि पूरे भारत में, और वो लोग जो सारी जिंदगी खेलते रहे अफरीदी के साथ, अनफ्रेंड करके सोशल मीडिया में पोस्टर लगा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कहते हैं इंडिया को पैसों की जरूरत नहीं। कभी इंडिया में घूमे नहीं ये कपिल देव वगैरह ये लोग, कभी इन्होंने वो पटना से इलाके में, वो बिहार से पटना ट्रेवल नहीं किया, जहाँ पूरे रास्ते वो 5-6 किलोमीटर के बाद, 2-3 किलोमीटर के बाद 16 साल की, 15 साल की बच्ची जो हाथ में लालटेन लेके खड़ी होती है कि रात को कोई ट्रक ड्राइवर गुजर जाएगा, कोई 10 रुपए 5 रुपए दे जाएगा, उसकी जिंदगी गुजरेगी इस तरह की गुर्बत। कभी उन्होंने ट्रेन में सफर नहीं किया इंडिया के अंदर कि अमृतसर वाघा बॉर्डर से आप शुरू हो जाएं और उसके बाद आपको सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग आँख खुले तो आप देखेंगे कि कई हजार किलोमीटर इंसानी जिस्म जो हैं वो अपने बोलो बराज करते हुए, गंदगी फैलाते हुए, टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। आप अपनी ट्रेन से बाहर नहीं, कभी नहीं देखा उन्होंने, कभी उन्होंने दिल्ली नहीं देखा, कभी उन्होंने दिल्ली से आगरे वाली रोड नहीं देखी, कभी उन्होंने
वो इलाके जो बनारस के नहीं देखे, यानी आप अंदाजा करें कि मैं जब काशी विश्वनाथ के मंदिर में गया हूं तो काशी विश्वनाथ के मंदिर को जो रास्ता जाता है जहां से वो बनारस की घाटी उतरती है, तो एक रास्ता बीच में से निकलता है। जैसे हमारे आपने कभी देखा होगा बीबी पाक दामन का इलाका होता है, तो वो दाता साहब जाए तो बड़ी तंग सी गली बन जाती है, क्योंकि इर्द गिर्द वो बेचने वाले होते हैं, फूल बेचने वाले, तो वहां तो नारियल बेचने वाले, दूसरे तीसरे पानी, और वो जो सड़क है उस सड़क में इतना कीचड़ होता है कि वो कीचड़ जो है वो आपको वहां तक ले जाते हैं, आपके जूते जो है उस कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। खुद बनारस शहर जो है उसके अंदर अगर आप सारनाथ की तरफ जाएं तो फिर थोड़ी सी वो सफाई, क्योंकि बुद्धों का इलाका है तो वहाँ सारनाथ का वो जो अशोका ने बनाया था वो भी है। बाकी इंडिया कभी देखा है, उसकी शक्ल देखिए, 30 से 35 किलोमीटर आप एयरपोर्ट से रवाना हो अपने उसके क्या नाम है बॉम्बे एयरपोर्ट से, तो 35 किलोमीटर तक कोई झोपड़ियाँ, वो जो स्लिम डॉग मिलेनियम जो है उसने तो इतना सा कुछ दिखाया है। इंडिया की गुर्बत तो ऐसी है कि बंदे का जी चाहता है 5 रुपए खराज करके चले जाए इस मुल्क में। इस हद तक गुर्बत, इस हद तक और हालत यह है कि दुनिया पूरे में अंबानी भी है, टाटा भी हैं, 12 पहले भी आते हैं। यानी पाक इंडिया की गुर्बत जो है वो उन ब्राह्मणों के और उन सरमायादारों के पेट भरती है। और ब्राह्मणों के पेट की भी सूरत हाल यह है कि मंदिर सबसे अमीर तरीन इंस्टीट्यूशन है मंदिर का है, वहां पर जहां पर चढ़ावा चढ़ता है, जहां पर सोना चढ़ता है, जहां पर वो सोने की जुबानें चढ़ती हैं, जहां शिव का सोने का वो लिंगम चढ़ता है, तो वहां जनाब ब्रह्मा का क्या क्या कुछ नहीं होता। जो कश्मीर का अगर जिक्र करें, जो अफरीदी ने भी बात की, लेकिन अमलन जो सूरत हाल वहां की कि मोदी सरकार वहां पे अपने मिसाइल वाला जो काम है वो शुरू हो गया है, बाहर से लोग मिसाइल जा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूं, ये बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने वो खत्म किया, वो भी बहुत अच्छा हुआ है और ये भी बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों लॉलीपॉप थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हुए थे कश्मीरियों को, और उसके अलावा होता कुछ नहीं था। अब कश्मीरियों को कहता है कि कानून उनकी रक्षा नहीं करेगा, कानून उनकी हिफाजत नहीं करेगा, उन्होंने खुद अपनी आप की करनी है। यानी जो पहला कानून था उसको भाई आप ये क्या बकवास है कि आप उसको अपना हिस्सा समझते हैं और समझते भी नहीं कानून, आप उसके अलग कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली शेख अब्दुल्ला ने खास तौर पे कश्मीरियों की मूवमेंट को डिफ्यूज करने के लिए, खत्म करने के लिए कवानीन बनाए थे। आज डोमिसाइल का बना दिया ना उन्होंने। अब मसला ये है कि डोमिसाइल तो बन जाएगा, लेकिन रहेगा कौन वहां के? जो इतने से पंडित वहां से निकले हैं, भाग के गए, उस्मान साहब आसान नहीं होता किसी दूसरे के इलाके। पहली बात तो है कि आप फ्लाइटें उठा के आपको पैराट्रूपर से जहाज तो नहीं उतारेंगे, ये तो नहीं होगा कि अमरनाथ यात्रा किस तौर पे आप वहां से लोग निकलेंगे और कश्मीर के आज जाके हमला करके पता करें। ये जब किया तो एक बहुत बड़ी कैफियत बन जाएगी। फिर तो पाकिस्तान से भी लोग निकलेंगे और निकलेंगे पाकिस्तान से, उनको अंदाजा नहीं है। देखें, जिस वक्त अगर खुदा ना खास्ता वहां से बीजेपी का हिंदुत्व का जुलूस निकला कि हम सारे जत्थों की सूरत जाएंगे, तो फिर आप पाकिस्तान की हुकूमत भी कश्मीरियों को नहीं रोक सकती यहां से वहां जाने के, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो कितनी गोली चल सकती है? आप देखें ना, होता यह है कि जब मॉब को निकलता है तो आप 4 मिनट फायर करते हैं, 5 मिनट फायर, 5 मिनट आप ऊपर जाकर फायर वाले की गर्दन पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि क्राउड जो है वो जब एक मूवमेंट पे चलता जाता है, फिर चलता निकल जाता है, तो क्राउड का मुकाबला नहीं किया जाता। तो क्राउड का मुकाबला मोदी साहब ना करवाएं, ये बहुत बड़ा अजीबोगरीब मसला होगा। और इस तो खुद हिंदुस्तान 25 करोड़ वो और 22 करोड़ ये, और जो बांग्लादेशियों का हाल हुआ है इस वक्त आप देखें, आप कलकत्ता में जितने भी मर रहे हैं वो हिगुली में जितने, जो बेसिकली बंगाल से इंडिया आए हुए थे अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, उनके घर उजाड़ दिए आपने। तो ये सारे के सारे जो सारे होंगे तो फिर ये बाउंड्री को नहीं रहेगी, बाउंड्री वैसे ही कोरोना ने खत्म कर दी है। अब कोरोना की वजह से तो सब कुछ हो भी रहा है, कोरोना भी है और ये काम भी है। कोरोना को एक्सप्लॉइट किया ना, कोरोना तो मुसलमानों के नाम पे एक्सप्लॉइट किया। हमारे यहाँ भी करने की कोशिश की गई थी, हमारे यहाँ भी कहा गया था कि जी तबलीगी है तो फलाना है तो उसको मजहबी कार्ड। पाकिस्तान का भी जो है ना बेखैरत है हमारा सेकुलर लिबरल, आप अंदाजा नहीं कर सकते जिसको तबलीगी कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की है शुरू में। ये कोई मोदी से कम है पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल, उतना ही गंदा, उतना ही गलीज, उतना ही दिल के अंदर बोझ रखने वाला है। जबकि अब तबलीगी इतने से थे, बाकी सारे जो थे वो कहां से आए थे? तफ्तान वगैरह से, वो सारे तफ्ताने, मैं वैसे कहा बाकी जो दुनिया जहां से आए थे वो कहां से आए थे? जो इस वक्त 40,000 हो गए तबलीगी जब अमेरिका से, उनका नाम किसी ने लिया, इंग्लैंड से आने वाले का नाम किसी के लिया, क्यों? वो तुम्हारे सगे रिश्तेदार थे। तो पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल जो है जो छाया हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, वो भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। ये वजह है। मैं कल से देख रहा था वकार ज़दा की एक केसेट बड़ी चली, आपने देखा होगा। आप अंदाजा करें
کہ پاکستان کو اس وقت بدنام ترین ریاست بنانے کے اندر جتنا احمدیوں کا ہاتھ ہے. اور اس نے کہا اس کے پروگرام کے اندر، ان کا احمدیوں کا اپنا بندہ، اس نے کہا کہ یہ روز 4-5 VCRs کرواتے ہیں، ہمارے پر حملہ ہو گیا ہمارے، اور وہاں مظلوم کارڈ کھیلتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ گندا پریشر احمدی ڈلواتا ہے. اور کہتا ہے کہ جیسے میرا دنیا میں بند کروایا ویسے اس بیچارے کا بھی، اور ان کا احمدی ان کے اندر رہا ہے، ساری زندگی رہا ہے. تو پاکستان کے اندر سے ایک لابی ہے جو وہاں باہر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، جو پاکستان کو بدنام کرتی ہے مستقل. اور یہ وہ لابی ہے جو ان سیکولرز اینڈ قادیانی یہ دونوں مل جاتے ہیں اور پھر پاکستان کا. چلو یہ ویسے یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن اسار کا بھی. اور آج ہمارے ساتھ ترکی سے خاص مہمان ہوں گی ڈاکٹر سیبل قندوس، جو کہ انفیکشن ڈیزیزز کی ماہر ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ترکی میں اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کورونا سے لڑنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کتنی کارگر ثابت ہو رہی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے پوری دنیا کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ترکی بھی ہمارا برادر ملک ہے جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. سخت ترین لاک ڈاؤن وہاں پہ جاری ہے اور ایسے میں وہاں کے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، وہاں کے جو ماہرین ہیں، وہ اس کو وبا پر قابو پانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت ہمارے ساتھ استنبول سے جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر سیبل قندوس. یہ ہیں انفیکشن ڈیزیزز کی اسپیشلسٹ. ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پر دنیا اس وبا پر قابو پانے کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے. ویلکم ان شو ڈاکٹر سیبل. Hi everybody. Thank you for having me. Yes, I was, Ms. Siebel, I was just glancing your CV. It's quite impressive, and you have been educated in the United States of America and now working over there in Turkey. Presently, Turkey is one of the places where the corona actually hit 150,000 above cases, and lot of deaths are reported. What do you think, what strategy do you people have used so that you have at least reduced as compared to other countries around, like Italy is just a neighbor of Turkey, or England, France and Spain, they're all living in one continent almost. So what strategy Turkey has used? Yes, as you say, all of the countries hit very hard by this, the last global pandemic, epidemic. But of course, different parts of the world are seeing different levels of COVID-19 activity. It usually depends on, the duration, the severity of this pandemic, depends on mainly maybe the characteristics of the virus, and of course the country's response itself to the pandemic. Of course, the virus characteristics is the thing that we can change. But the country response, the people response to the pandemic, it's the one that we can change many things. So it differs a lot. So these responses also differs a lot. As you know, Germany is different from, Sweden. Sweden is so much different from the USA or the European countries. They are even without borders, but respond in different ways to this pandemic. So the results are becoming different, of course. Excuse me, may I know the disease pattern of the Turkey? It's more in the rural areas or in the urban areas? So how you can manage the things? If it is in urban areas, and if you expect that it go to rural areas, what are your fears about that? Yes, I think in some ways it's same all over the world, but in some parts it's different. For example, our epicenter, Istanbul, is of course a metropole, like Wuhan, like New York, like Milan, as you know. So other states are hit hard. Of course, the countryside where your population is high are affected so seriously. So, of course, we respond. We have some, of course, we did some good things, we did some bad things, of course, but we are lucky in some aspects because we are, as you know,
we don't have, I mean, हाँ, I think so, the line is dropped. जी और साहब बात तो वही है बात वही है, कि कहते हैं पैटर्न डिजीज तो है उनका अर्बन एरियाज के अंदर है, रूरल एरियाज के अंदर उस तरह का नहीं है, और कहते तो हमारे भी पैटर्न वही है। पैटर्न है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि वी आर लकी कम से कम इस तरीके से कि लोग हमारे यहाँ फॉलो बहुत करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस को, और हमारे इंस्ट्रक्शंस के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा उसको जिससे हमने अपने काबू पा लिया। हमारे यहाँ मुतालबा भी नहीं करते कि मार्केटें खोलो और सड़कें खोलो। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ तो खुल गया ना, तो खुल गया। अब तो देखिए हम तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आप, हाँ हर्ड, और अल्लाह बचाए सर, अल्लाह लग तो ऐसा ही रहा। अल्लाह बचाए। इसकी वजह पता है क्या है कि वो उसमें होगा ये कि फिर उसके बाद जो फिर करना फिर कोरोना ने करना, और वो कोरोना ने जो करना बड़ा बहुत अल्लाह रहम करे जो भी है। हाँ। तो दोबारा ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब। वेलकम इन शो अगेन डॉक्टर साहिबा, व्हाट डू यू से? hello again. sure. Like summarize the things that we have done in Turkey. This is okay for you. Of course, it's not only a government duty. It's usually necessary. You have to mobilize all of your sectors, not only the Excellent. government, but your community. Your people has to obey the rules. For example, self-isolation if they feel sick, or social distancing. I mean, everybody has to keep in mind that they all have their own duties. Not just healthcare workers, not just government officials, but all of the people that make some people have something to do with it. So, of course, there are some issues that we deal with. The control for the diseases and also is important to prevent community transmission, because you have to find rapidly to and diagnose the cases and isolate them. Of course, take care of this. Disease people, but also tracing to take quarantines and to support the contact people. So you also need an army of epidemiologists, maybe healthcare workers, who just race to contact, And of course, we did our own guidelines. So we have so many guidelines and update them. We make sometimes twice a week. According to the new data, this is just from the European countries or the researchers, I don't know. So, the community. And then we are running short of time, Sybil. The important thing is that Turkey has a big pharmaceutical industries and research based. Do you think that people will be able to develop a vaccine or some alternative medicines, like creating a good immunity in a human being to fight with the coronavirus? Do you think that in such span of time we could be able to do this? No, I am not so optimistic about this. In reality, I'm really optimistic. I'm really right, but in aspects of vaccine, I'm not so optimistic. I think we need at least, I don't know, maybe... Which means we have to live with it. We have to live with this for another 1 year, 2 years, 3 years. What do you expect? Yes, 1 year. At least 1 year. I mean, if they find something, for example, with recombinant technology, I think it will be too expensive. It's a vaccine. Okay, thank you very much, Dr. Sahiba. Thank you very much. वो कहते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल जीना सीखो. वैसे हमारे वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं. हाँ, उन्होंने कौन सी बहुत हमारे अक्लमंद हैं. आप उन्होंने भी यही कहा कि 1 साल तक जिए इसके साथ. आप लेकिन जो खास बात जो और ये सब उन्होंने कही कि सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, ये कम्युनिटी का भी काम है, बल्कि हमने जो गाइडलाइन दी कम्युनिटी ने ओबे किया, और इसी वजह से जो, और जब तक कम्युनिटी ओबे नहीं करेंगे हम फिर. और अब नाज़रीन बात करते हैं मिशन निसार की, और मिशन निसार की जो आज की खबर ये है कि लाहौर अल खिदमत ने एक बहुत बड़ा मेगा सेंटर जो है वो कायम किया है, और उस मेगा सेंटर से ईद गिफ्ट जो हैं वो मुतासरीन को दिए जाएंगे. शुएब हाशमी अल खिदमत के करता धरता भी हैं, उन्होंने उसका विजिट भी किया और हमारे नाजरीन को बता रहे हैं कि उस सेंटर में क्या हो रहा है और क्या तैयारियां हो रही हैं. दिखाएं जी रिपोर्ट. जी बिल्कुल, उस्मान अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत मुल्क भर की तरह यहाँ लाहौर में भी अल खिदमत ग्रैंड फूड प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है, जिसमें 12,000 फैमिलीज के लिए ईद गिफ्ट की मद में जो है वो राशन की पैकिंग का काम जारी है, जो आखिरी
रोजे से पहले जो है वो यहाँ पर तकसीम भी किया जाएगा। अलखिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स जो हैं वो 24 घंटे यहाँ पर पैकिंग का काम जारी रखे हुए हैं और 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में जो है ये वॉलंटियर्स जिनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से है यहाँ पर आ रहे हैं और अलखिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान के साथ और उनकी टीम के साथ जो है वो ये राशन की पैकिंग का काम करवा रहे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन इससे पहले जो है वो कराची में, पेशावर में और दीगर बड़े शहरों में ग्रास रूट लेवल से लेकर और इस तरह के मेगा फूड सेंटर्स तक जो है वो कोरोना रिलीफ और फिर रमज़ान रिलीफ में जो है वो ये राशन की तकसीम का काम कर रहा है। और इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के सेक्रेटरी जनरल मुगीस कुरैशी मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि ये ईद गिफ्ट जो है इसके अंदर क्या सामान है और ये कब तक तकसीम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आज हम ये हमारा ग्रैंड फूड प्रोजेक्ट है, इसका आगाज़ किया हमने रमज़ानुल मुबारक में, जब हमें ईद के तहाइफ की फ़िक्र हुई अपने उन लोगों के लिए, उन गुरबा के लिए, उन मुस्तहिक लोगों के लिए जो लॉकडाउन के इस पोजीशन में अपने घरों तक महसूर होकर रह गए थे। हमें ये महसूस हुआ इस लॉकडाउन की सूरत हाल में कि ईद गिफ्ट हर साल अलखिदमत फाउंडेशन अपने उन लोगों तक पहुंचाती है। बच्चों को हम हर साल रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में हम बच्चों ऑर्फन बच्चों के लिए हम ग्रैंड अफ्तार प्रोग्राम भी करते थे, उसमें बच्चों को हम ईद गिफ्ट्स भी देते थे। क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें मामला है तो हम इस दफ़ा वो इवेंट्स नहीं कर सके हैं, तो हम ईद गिफ्ट का हमने जब सोचा तो हमें लगा कि राशन से ज़्यादा ज़रूरत और ज़्यादा अच्छा ईद गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश हुई और हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। और इस राशन पैक के अंदर जो ईद गिफ्ट है हमारा, उसमें हमने ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम अशिया डालने की कोशिश की है। इसमें आटा है, इसमें चावल है, चीनी है, घी है, सवैयाँ है, चाय की पत्ती है, इसमें साबुन है, इसमें मास्क भी डाले जा रहे हैं, इसमें शरबत की बोतल भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें इस ईद गिफ्ट पैक के अंदर मौजूद हैं। इस तरह के ग्रैंड फूड प्रोजेक्ट जो से हैं वो अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम छोटे बड़े तमाम अज़ला में पूरे पाकिस्तान में कायम कर दिए गए हुए हैं। और अलखिदमत फाउंडेशन ने इस कोरोना रिलीफ प्रोग्राम में 1.5 अरब से ज़ायद का फूड राशन अब तक पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर चुका है। बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें जो सूरत हाल के आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये था आज का अरफेराज। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।